डी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत से साथियों को अभी तक यह भी समझ नहीं आ रहा है कि 6D क्या है, 6D के लिए योग्यता क्या है, 6D से होने वाले लाभ क्या है और क्या माध्यमिक में कार्यरत पूल बजट के कार्मिक और एकीकरण में मर्ज विद्यालय के कार्मिकों को 6D में गिना जाएगा, तो उसमें वरिष्ठता किस आधार पर गिनी जाएगी। अधिशेष अध्यापकों की बात आती है तो अधिशेष अध्यापक क्या है, उसकी गणना कैसे की जाएगी, वर्तमान में स्टाफिंग पैटर्न क्या है, 6D और स्टाफिंग पैटर्न में क्या अंतर है। तो इस प्रकार के जो भी सभी क्वेश्चन है, इनकी सभी की चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं 6D क्या है। तो देखिए 6D एक विभागीय प्रक्रिया है। राजस्थान सर्विस नियम 1971 में भी इस नियम का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज में नियुक्त कार्मिक को शिक्षा विभाग में 100% रिक्तियों के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि 6D के लिए योग्यता क्या निर्धारित की गई है। तो पहले क्या थी और अब क्या है, दोनों में अंतर की बात भी करते जाएंगे हम। तो 6D के कार्मिक पंचायती राज पद अध्यापक को पहले 5 वर्ष का सेवा अनुभव न्यूनतम, साथ में जो योग्यता थी BEd STC की वो कंपलसरी थी, परंतु जो वर्तमान में है 3 वर्ष का सेवा अनुभव यह रखा गया है वर्तमान में। 6D से लाभ क्या है, तो यह समायोजन करने के बाद कार्मिक को पंचायती राज में नहीं गिनकर शिक्षा विभाग में गिना जाएगा। शिक्षा विभाग के समस्त परिलाभ को कार्मिक को दिए जाएंगे। जो भी पहले पंचायती राज में लगता था उनको अब शिक्षा विभाग में ले लिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि क्या माध्यमिक में कार्यरत पूल बजट के कार्मिक और एकीकरण में मर्ज विद्यालय के कार्मिकों को 6D में गिना जाएगा। तो देखिए पूल बजट के जो कार्मिक है और एकीकरण के बाद जो माध्यमिक सेटअप में जो गए कार्मिक है उनको 6D में नहीं गिना जाएगा। इन्हें अपने मूल विभाग पंचायती राज में यथावत रखा जाएगा। यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। समानीकरण में वरिष्ठता किस आधार पर गिनी जाएगी, तो वरिष्ठता का आधार है वो जिले में नियुक्त या कार्यग्रहण तिथि से किया जाएगा। अब बात आती है अधिशेष अध्यापक। तो देखिए अधिशेष अध्यापक एक विद्यालय में एक ही विषय के एक से अधिक कार्मिक होते हैं, जैसे कि L2 वाले जो कार्मिक होते हैं उनको L1 पर लगा दिया जाता है पद विरुद्ध। अब वो है तो उसी विषय के, लेकिन एक विद्यालय में एक ही विषय के एक से अधिक कार्मिक कार्यरत हो गए, यह होता है अधिशेष अध्यापक। अब अधिशेष की गणना कैसे की जाएगी, तो ऐसी स्थिति में वहां अधिशेष की गणना विद्यालय में अधिकतम ठहराव वाले कार्मिकों को विषयवार अधिशेष कर अन्यत्र विद्यालय में स्वीकृत रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जाएगा। वर्तमान में स्टाफिंग पैटर्न या समानीकरण क्या है, तो माध्यमिक शिक्षा में रिक्त रहे पदों को प्रारंभिक शिक्षा से भरना। भाई जो माध्यमिक शिक्षा में पद खाली है उनको प्रारंभिक शिक्षा से भर देना, यह वर्तमान का स्टाफिंग पैटर्न है। अब बात करते हैं 6D और स्टाफिंग पैटर्न में फिर अंतर क्या है। तो 6D केवल पंचायती राज कार्मिकों के लिए होता है, जबकि स्टाफिंग जो पैटर्न है वह सभी का हो सकता है। स्टाफिंग पैटर्न और 6D में ब्लॉक चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल ब्लॉक चेंज हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेम रहेगा। नवनियुक्त या यूं कहें कि 2012 वाले जो अध्यापक हैं इससे कैसे प्रभावित होंगे, तो सभी जो है प्रारंभिक शिक्षा को सौंपे जाने चाहिए। वर्तमान में काउंसलिंग सही अर्थों में इनमें से क्या है, तो माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों के रिक्त पदों को 6D वरीयता के आधार पर भरना, यही क्या है, काउंसलिंग है। माध्यमिक में पूर्व में ही समायोजित शिक्षकों के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो देखिए जिनका पूर्व में समायोजन हो चुका है उनको वही करेंगे। अगर किसी के पूर्व में गलती रह गई हो तो वह संबंधित DO से मिलकर त्रुटि सुधार करा सकता है
और जो शिक्षक माध्यमिक में कार्यरत हैं उनका अभी तक समायोजन नहीं हुआ है, अगर वह योग्यता रखते हैं स्टाफिंग पैटर्न और काउंसलिंग के लिए, तो उसके अनुसार उनका समायोजन माध्यमिक में होगा, वरना उनको प्रारंभिक में वापस भेजा जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।